हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो बिल्कुल बॉटम ऑफ माय हार्ट यहाँ से मैं पढ़ाने वाला हूं, और वो टॉपिक है भी इतना इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और वो टॉपिक है हमारा C13 NMR। सवाल ये नहीं कि C13 NMR में क्या पढ़ना है हमें, सवाल ये है कि आपने H1 NMR में क्या क्या पढ़ा है। क्योंकि H1 NMR अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है तभी जाके आप C13 NMR को भी समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है C13 NMR है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? C13 NMR। लेकिन सवाल ये नहीं कि C13 NMR क्या है, सवाल ये है कि C13 NMR H1 NMR से अलग कैसे है। हमारा प्राइम क्वेश्चन ये है कि C13 NMR को H1 NMR से कैसे अलग किया गया। देखिए, ये बात तो आपको कंफर्म है कि भाई बुक्स वगैरह में जो भी चीज़ें हैं वो एक अलग वे में दी हुई है, और मैं आपको हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद कम से कम आप पाविया बेनवेल वगैरह ज़रूर पढ़िए, तब समझना आपको कि हो क्या रहा है। देखिए, C13 NMR और H1 NMR को अलग करने के लिए 3 मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका नेचुरल एविडेंस। देखिए, हम बात करते हैं नेचुरल एविडेंस की। ये जो नेचुरल एविडेंस होता है ये C13 NMR का बहुत कम होता है। कहीं 1.08% लिखा जाता है, कहीं इसको एवरेज करके 1.1% कर दिया जाता है, जबकि H1 NMR के लिए ये नेचुरल एविडेंस 100% है। अब पहले इसी बात का आप मतलब समझिए कि इस बात का क्या मतलब, 1.08% और ये 100%। तो H1 NMR जो है वो 100% होता है हाइड्रोजन। मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो 100% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो 100% प्रेजेंट होते हैं। अगर कहीं 100 हाइड्रोजन के एटम हैं, ठीक है, अगर कहीं पे 100 हाइड्रोजन के एटम हैं तो 100 में से लगभग 100 एटम क्या होंगे? NMR एक्टिव होंगे, ठीक है। क्या होंगे? NMR एक्टिव होंगे। रीजन बता रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। रीजन क्या होगी इसका? मैं पहला रीजन तो ये कि भाई ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट पाया जाता है, ठीक है। ये 100 में से 100 जो होंगे ना NMR एक्टिव होंगे। जबकि अगर आप 100 एटम कार्बन के ले लीजिए तो 100 कार्बन एटम में आपको हार्डली एक या उससे कम ही एटम जो होगा वो NMR एक्टिव होगा। बोलोगे नहीं सर, आपने 1.1% बोला तो एक से तो ज़्यादा बोलोगे ना सर कि एक से ज़्यादा कार्बन एक्टिव होगा। नहीं, आऊँगा मैं इस बात पे। मैंने बोला कि एक से भी कम कार्बन एक्टिव होगा। इसका मतलब है कि भाई इसकी एक्टिविटी बहुत कम है, इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, अब समझिए बात को। अब जैसे कि मान लीजिए ना आपका ग्रुप है, ठीक है, आप 100 लोगों का ग्रुप है, लेकिन अगर कभी कोई मारपीट करने की बात होगी या किसी पार्टिसिपेट करने की बात होगी, सारे बच्चे पीछे हट जाएंगे। कोई एक बच्चा होगा जो कि हार्डली आगे आएगा। और कोई आपके दोस्तों का ग्रुप है कि 100 लोगों का ग्रुप है, कहीं मारपीट करने की बात हुई, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने की बात हुई, 100 के 100 लोग आ जाएंगे दौड़ के। तो ये हाइड्रोजन का ग्रुप है और ये कार्बन का ग्रुप है। सबसे पहला प्रोपोर्शन क्या बोला मैंने कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम यानी C13 बहुत कम है, 1.1%। जबकि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले H1 जो है वो क्या है? 100% है। सभी लोग पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि इस बात को थोड़ा सा और हम लोग इसको रेलेवेंस में समझते हैं कि जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 CH2X, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि मान लीजिए इसको 10 लेते हैं हम। कितना लेते हैं इसको हम लेते हैं, ये देखिए हमने कितने कार्बन लिए? 1 2 7 9 और 1 10। हमने 10 कार्बन लिए। तो 10 कार्बन लिए तो इसका मतलब क्या हो गया? C10H21X, यही है ना। तो भैया यहाँ पर 21 के 21 हाइड्रोजन NMR एक्टिव होंगे, लगभग 21 के 21 हाइड्रोजन NMR एक्टिव होंगे। जबकि ये जो 10 कार्बन है इसका 1.1%, यानी आप बोलोगे सर कि किसी भी कार्बन के NMR एक्टिव होने का चांस सिर्फ 10% है सर। पूरे टाइम में किसी एक कार्बन के भी NMR एक्टिव होने का रीजन मतलब जो है टेंडेंसी 10%। सोच के देखो कि मान लो 10 कार्बन है, उसमें एक कार्बन तो वैसे ही 10% हुआ, ठीक है। एक कार्बन को 10% हुआ, उसका 10%, यानी कि 1.1% का मतलब हुआ कि उसका 10%। यानी यूँ कह सकते हो कि भाई इसका चांस बहुत कम है। अगर 10 कार्बन है तो यानी कि इसमें किसी कार्बन के NMR एक्टिव होने का चांस 0.1 है। तो इतना कम इसका चांस है NMR एक्टिव होने का। और वो उसके पीछे बड़ा रीजन, पहला रीजन क्या है कि उसका नेचुरल एविडेंस, कि उसका नेचुरल एविडेंस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट तो ये था कि भाई नेचुरल एविडेंस बहुत कम है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। अगर हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो की बात करते हैं तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है भाई? तो आपको पता है कि जो C13 NMR इसके लिए क्या होता है? 10.71 होता है, और इधर क्या होता है? 42.58 होता है, ये है ना।
इसका मतलब ये है कि भाई जब आप गायरोमैग्नेटिक रेशियो की बात करोगे तो एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पर ये जो न्यूक्लियस होगा वो 10.71 मेगाहर्ट्ज टाइम घूमेगा, यानी कि 10.71 गुना 10⁻6 चक्कर मारेगा वो एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पे। जबकि ये कितना करेगा तो 42.58 मेगाहर्ट्ज, यानी कि एक टेस्ला पर ये कितना घूमेगा तो 42.58 टाइम ये घूम जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क है। तो इसका ये घूमता कम है, वो घूमता ज़्यादा है। इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो बहुत कम है, इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो बहुत ज़्यादा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में कोई बताता नहीं है, ठीक है, वो होती है बात डीशिल्डिंग की। हम बोलोगे सर डीशिल्डिंग तो बहुत कॉमन चीज़ है। हम अच्छा देखो, तो इस बारे में कोई आपने सोचा है कभी? जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये एक्स है, ठीक है, और भी कार्बन है। अब ज़रा गौर से सोचो तो आपको दिखेगा कि सर ये जो हैलोजन ये तो कार्बन से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये जो हैलोजन ये क्या कर रहा है, कार्बन से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन पे सीधे सीधे प्लस चार्ज आ रहा है। जबकि ये कार्बन अब जाके इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसके कारण उस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज छोटा आया। ये देखो खींचने वाला कौन है, हैलोजन, लेकिन सीधे सीधे किससे खींचा गया, कार्बन से। उसके बाद किससे खींचा गया, हाइड्रोजन से। इसका मतलब ज़्यादा किससे खींचा गया, तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है, कार्बन से ज़्यादा खींचा गया। इसका मतलब कि अगर कार्बन से ज़्यादा खींचा गया तो डिसिल्डेड ज़्यादा कौन हुआ, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब जो कार्बन हुआ सर वो ज़्यादा डिसिल्डेड हुआ। जबकि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, ये तो सर सिल्डेड हो जाएगा, ये उतना डिसिल्डेड नहीं होगा, ये डिसिल्डेड है और ये क्या हो गया आपको, ये सिल्डेड है। ठीक है, तो चलिए आपने ये तीन बातें देख ली कि नेचुरल एबंडेंस इसका क्या हो गया भाई, बहुत कम है, इसका गायरोमेट्रिक रेशियो भी कम है, और ये ज़्यादा क्या है, डीसिल्डेड है। इसका गायरोमेट्रिक रेशियो ज़्यादा है, इसका नेचुरल एबंडेंस ज़्यादा है, और ये सिल्डेड है। अब इस बात का रेफरेंस क्या फ़र्क पड़ता है कि जब हम इसका NMR पीक को बनाने की कोशिश करेंगे। समझिए बात को, देखिए एक एक बात को डीपली समझना है आपको। बिल्कुल भी हम लोग हवाबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल हम लोग हवा में नहीं उड़ेंगे। लोग मेरे वीडियोस कम देखें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लोग मेरे वीडियोस कम देखें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरे जो वीडियो देखें ना वो मुझे हमेशा के लिए याद रखें कि सिद्धांत सर ने जो सिखाया था वो मुझे पूरी लाइफ याद है। कल चल के जब आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करें, किसी कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाएं, तो उसमें आपको मेरी बात याद आए, मेरा चेहरा आपको उसमें याद आए, मतलब ये टोपी वाला नहीं, अच्छा वाला चेहरा। चलिए देखिए, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2X। देखिए ये कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन है, 10 कार्बन है। इसमें किसी भी कार्बन के उठकर जो है, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, अगर ये कार्बन है तो भैया कार्बन भी ऐसे है, कार्बन भी न्यूक्लियस है, और जितने हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन भी क्या कर रहे हैं, सभी हाइड्रोजन भी तो न्यूक्लियस है। गौर से देखिए, जितने भैया ये कार्बन है तो कार्बन भी ऐसे घूम रहा है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो भी ऐसे घूम रहा है। अब आपको तो पता है कि अगर ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव पार्ट, तो इसमें क्या लगेगा, थंब रूल लगेगा, ऐसे राइट हैंड थंब रूल। तो आपको पता है कि ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ तो साबित कर दी है कि भाई हाइड्रोजन की सेंसिटिविटी इतनी कम क्यों होती है। ठीक है, उसके पीछे कई रीजन थे। सबसे पहले तो भाई उससे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, डीसिल्डेड ज़्यादा है। दूसरा रीजन ये है कि उसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो कम है। तीसरा रीजन ये है कि उसका जो नेचुरल एबंडेंस है वो बहुत कम है, जिसके कारण कि कार्बन क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर आपको समझनी होगी कि क्यों कार्बन 13 की ही बात करते हैं हम, कार्बन 12 की बात क्यों नहीं करते, या कार्बन 14 की बात क्यों नहीं करते। देखिए कार्बन 14 तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, इसकी बात मत कीजिए, ये तो बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है। फिंगरप्रिंट वगैरह में जो फुट फिंगरप्रिंट होता है उसमें इसका यूज़ होता है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे हम। हमारा खेल सारा होता है C12 और C13 के ऊपर। C12 जो होता है, C12 का नेचुरल एबंडेंस आपको पता है कि ये सारा प्रेजेंट होता है, 98.8% तो यही होता है लगभग, और ये 1.1% या 1.08% के आसपास होता है। तो अब यहाँ पर फंडा ये है कि इसका नेचुरल एबंडेंस इतना कम होने के कारण क्या हुआ कि ये भी रीजन नहीं है। गौर से देखिए, ये 612 है तो प्रोटॉन कितने हो गए 6, न्यूट्रॉन कितने हो गए 6, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 7। तो भाई देखो ये इवन, ये ऑड, ये इवन। आपको पता है कि अगर इवन कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उसके लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है वो इवन ऑर्डर कॉम्बिनेशन हो तो I का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये NMR एक्टिव है, ये NMR एक्टिव नहीं है। मतलब मेजॉरिटी में जो प्रेजेंट है C12 वो NMR एक्टिव नहीं है, लेकिन जो माइनॉरिटी में C13 प्रेजेंट है वो आपका क्या है, NMR एक्टिव है। अब समझिए बात को, कई सारी बातों को आपको यहाँ पर एक साथ लेके चल रहे हैं हम। हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए बात को, यहाँ पे हमने कार्बन को भी रखा, हाइड्रोजन को भी रखा। ठीक है, हम और ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे, कार्बन को भी ले रहे हैं, हाइड्रोजन को भी ले रहे हैं।
ये देखो नॉर्थ, ये रहा साउथ। अगर ये हाइड्रोजन है तो भैया ये एक क्या हो गया, एक न्यूक्लियन है, ऐसे गोल घूम रहा है। और अगर ये कार्बन तब भी तो ये न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियस है, ऐसे देखिए घूम रहा है। ठीक है, अब इसके हाईली सेंसिटिव होने का जो नुकसान क्या हुआ कि मान लीजिए अब यहाँ से आपने IR टॉर्च यहाँ से अप्लाई किया, एकदम ध्यान से देखिए, देखिए देखिए, आप ही को बोल रहा हूँ, हाँ एकदम एकदम फोकस जाइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, यहाँ से IR टॉर्च हम ऑन करते हैं। जैसे हम IR टॉर्च ऑन करते हैं इसको IR टॉर्च मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका ये इतना सेंसिटिव है कि इतना सा जो एक्सटर्नल IR से इसको फील्ड मिला वो उतने में ही क्या हो गया, आपको पता है कि ये ऐसे होगा, लेकिन आपको मैग्नेट के साथ आके क्या हो जाएगा, ये तो पलट जाएगा ना। जब मैग्नेट ऑन करेंगे तो ये तो पलट चुका होगा। मतलब IR टॉर्च देने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैग्नेट जब हमने जैसे ही मैग्नेट ऑन किया तो ये क्या हो जाएगा, तो पलट चुका है। ठीक है, अब जैसे ही पलट गया, अब यहाँ से जब हम IR टॉर्च ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके पलट के जाने का चांस इससे 20 गुना ज़्यादा होगा इसके। अगर ये 1 टाइम चांस होगा इसका तो इसके 20 गुना चांस ज़्यादा होगा। मतलब कहने का ये है बच्चे लोग, समझिए बात को कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। मेरे कहने का ये मतलब है कि सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर ये रखा, हाइड्रोजन भी रखा, कार्बन भी रखा, ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है। ठीक है, अभी हमने नॉर्थ साउथ सेट नहीं किया। जैसे ही हमने नॉर्थ साउथ सेट किया, हमने एंगल मतलब आपको मैग्नेट सेट किया नॉर्थ साउथ, अब क्या हो गया कि हाइड्रोजन कार्बन ये दोनों इस डायरेक्शन में आ गए, देखिए यही है ना, ये दोनों इस डायरेक्शन में आ गए। और अब जैसे ही हम IR टॉर्च यहाँ इसको देते हैं, IR टॉर्च, ठीक है, तो ये कार्बन इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये बहुत ही छोटा अमाउंट, यानी कि जिस अमाउंट को लेके इसको पलटना है उससे 20 गुना कम, यानी 120 टाइम 1/20 टाइम का जो मतलब IR लेके ये क्या हो गया, पलट गया। बहुत कम वैल्यू पे ये पलट गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुत कम वैल्यू पलट गया, जबकि इसको पलटाने के लिए आपको इसके रिस्पेक्ट में 20 गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की IR टॉर्च देनी होगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि आप थोड़ी देर बाद जब आपने IR टॉर्च दिया, ठीक है, लो IR, जब आपने IR कम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन अभी नहीं पलटा है, हाइड्रोजन एज इट इज़ है। ये देखिए हाइड्रोजन एज इट इज़ है, ठीक है, लेकिन जो आपका कार्बन है वो बहुत ही कम एनर्जी पे ही, देखिए इसको जब आपने एनर्जी थोड़ी सी ही दी है तो वो क्या हो गया, यहाँ से पलट के वो यहाँ आ चुका है, देखिए। जबकि हाइड्रोजन अभी उस एनर्जी पे नहीं गया, मतलब आपको हाइड्रोजन को और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इवन कि इससे 20 गुना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो पलट पाएगा। जबकि जो कार्बन है वो उससे 120 टाइम एनर्जी लेके ही क्या हो गया है, आपको पलट गया है। ठीक है, 1 मिनट, तो ये उससे 120 टाइम एनर्जी, 1/20 टाइम एनर्जी लेके ही क्या हो गया, पलट गया। अब अगर ये पलट गया बच्चे लोग तो इसका नुकसान क्या होगा, समझिए बात को। अगर ये पलट गया है तो इसका मतलब है कि जैसे ही पलटा कार्बन, उसमें पॉपुलेशन गैप आ गया, देखिए उसमें क्या आ गया, पॉपुलेशन गैप आ गया, देखिए। और जैसे ही पॉपुलेशन गैप आया उसका पीक बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन हाइड्रोजन में अभी पॉपुलेशन गैप नहीं आया है, उस फ्रीक्वेंसी पर कोई पॉपुलेशन गैप नहीं आया है, तो यहाँ पर अभी पीक नहीं बनेगा। अब आप IR टॉर्च की फ्रीक्वेंसी को हाई करोगे, जितना पे ये हुआ इससे 20 टाइम ज़्यादा दोगे, तब जाके ये क्या होगा, इसकी बराबरी पे आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पलट के यहाँ पर चला जाएगा ऐसे। तो अब बोलोगे सर इस बात का रेलेवेंस क्या है, हमने हाँ बिल्कुल समझिए रेलेवेंस क्या है, तुम दिमाग में अपने फिट बिठाइए इसको। इस बात का रेलेवेंस ये है बच्चे लोग कि आप जो है, आपको पता है कि ये क्या है, ये आपका डाउन फील्ड है, और ये क्या है, तो ये आपका अप फील्ड है। समझ रहे हैं, ये कौन है आपका, ये आपका डाउन फील्ड, ये कौन है आपका अप फील्ड। यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत कम देना पड़ता है, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो भाई ये तो ऑलरेडी शिफ्टेड है, पॉपुलेशन गैप तो ऑलरेडी आ गया है, यानी आपको ये भी देखो कि बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इसको बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए शिफ्ट होने के लिए, इन्वर्ट होने के लिए, पॉपुलेशन गैप क्रिएट करने के लिए। और जहाँ पॉपुलेशन गैप क्रिएट होगा वहीं तो पीक क्रिएट होगा। इसका मतलब है कि कार्बन को बहुत कम एनर्जी चाहिए पॉपुलेशन गैप क्रिएट करने के लिए, मतलब बहुत डाउन फील्ड में, बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने बहुत कम दे रखा है, लेकिन इसका में क्या हो गया, इसका पीक बन गया। लेकिन वहीं पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको पीक और देना होगा, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको अप में जाना होगा,
तब जाके ये क्या कर पाएगा, आपको यहाँ पर पीक बना पाएगा, और वो भी इससे बड़े पीक बनेगा। क्योंकि सोचो इसमें एक कार्बन 0.1 कार्बन यहाँ पर दे रहा है, जो कि यहाँ पर तो 100% के हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पीक दे रहे हैं। ढेर सारे अलग अलग पीक आएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे लोग, इस बात को समझ गए होंगे आप लोग, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो दोनों पीक के बीच गैप रख रहे हैं, कि कहने का ये मतलब है कि अगर आपका कोई हाइड्रोजन अगर 2 ppm पे केमिकल शिफ्ट देता है, तो उसको कार्बन का केमिकल शिफ्ट आने के लिए लगभग 40 ppm पे जाना होगा, मतलब 20 गुना पे, ठीक है। सेम टाइप का हाइड्रोजन है, अगर सोचो कि ये कार्बन ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को केमिकल शिफ्ट अगर 2 ppm पे देना पड़ रहा है, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो केमिकल शिफ्ट कहाँ देगा, 40 पे देगा। मतलब 40-60 का रेशियो होगा, लगभग मिनिमम 20 गुना होगा। अगर ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो ये वाला पीक कहाँ आएगा, आपको पता है 5 से 6 के बीच आएगा। अगर ये 5.6 पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके कार्बन का जो पीक जाएगा वो चला जाएगा कहाँ पर, बिल्कुल यूँ घूम के चला जाएगा लगभग, उसको देखिए 5 से आप 20 को गुना कीजिए, ये लगभग 110 ppm पे आपको ये वैल्यू कार्बन का मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे लोग, आप एकदम आराम से समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को पीक चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा IR फ्रीक्वेंसी यूज़ करना होगा, जबकि कार्बन का पीक चाहिए तो आपको 1/20th जो फ्रीक्वेंसी देंगे उसी में काम चल जाएगा। जिसके कारण क्या होता है कि उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम पड़ती है कार्बन को, ठीक है। जबकि जो हाइड्रोजन होता है उसको जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए CH3CH2X है सपोज कीजिए, तो आपके पास अगर ये है, अगर इसका मान लीजिए केमिकल शिफ्ट का वैल्यू आपको हो गया 3.5, ये आपको हो गया ये 1.9 हो गया, ठीक है। तो इसका केमिकल शिफ्ट आपको गौर से देखिए, टोटल इसमें हाइड्रोजन भी दिखा रहे हैं और कार्बन भी दिखा रहे हैं। तो इसमें जो गौर से देखिए ये क्या हो गया आपको, हम सिंगल पीक बनाएंगे, अभी हम मल्टीप्लिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, कि कर भी सकते हैं। 1.9 पे देखिए 3 ये कार्बन है, इसके बगल में 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, ट्रिपलेट। तो 1.9 पे क्या मिला आपको, ट्रिपलेट मिला, ठीक है। 1.9 पे क्या मिला आपको, ट्रिपलेट। उसके बगल में कौन है, CH2 है, 3.5 है, ये कौन हो गया, क्वार्ट्रेट। तो 3.5 पे क्या मिला आपको, क्वार्ट्रेट। लेकिन अब वहीं पर अगर कार्बन 13 NMR की बात करेंगे बच्चे लोग, तो ये कहाँ है, गौर से देखो 3.5, ये कहाँ है 1.9। लेकिन वहीं पर अगर कार्बन 13 NMR की बात करेंगे तो यहाँ 0 से सोचो, और ये सोचो कि 35 दूनी 70, यानी कि ये आपको आसपास में 70 ppm पे, 70 ppm पे कौन मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है। 70 ppm पे कौन मिला आपको, ओहो मतलब ये वैल्यू उल्टा लिख दिया मैंने, ये 1.9 है, ठीक है, और ये 3.5 है, वेरी गुड। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको पहला वाला जो कार्बन का पीक मिलेगा, ये वाले का, ये कार्बन का आपको कहाँ मिलेगा, तो अगर ये 19 है तो 19 दूनी को 38, ठीक है। तो ये लगभग आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा लगभग 38 ppm पे, किसका, ये वाले कार्बन का पीक, ठीक है। क्या आएगा वो भी हम बता रहे हैं, ऐसे वो क्वार्टेट आएगा, क्यों आएगा वो बता रहे हैं। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये लगभग मिलेगा 70 ppm पे, 70 से 100 ppm के बीच ये मिलेगा। क्या आएगा भाई, तो ट्रिपलेट होगा। क्यों आएगा ट्रिपलेट हम बता रहे हैं, क्या समझे, समझे कि हाइड्रोजन NMR के रिस्पेक्ट में कार्बन NMR बहुत दूर होता है, ठीक है। उसको बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है पलटाने के लिए, जबकि हाइड्रोजन को अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है पलटाने के लिए। इसलिए हाइड्रोजन जो होगा वो TMS के पास होगा, जबकि जो कार्बन होगा वो क्या होगा, TMS से बहुत दूर होगा। मतलब ये क्या होगा, बिल्कुल डाउन फील्ड में इसके ग्राफ बनेंगे और इसके ग्राफ अप फील्ड में बनेंगे। इस बात को अपने कान के दरवाजे के अंदर डाल लो कि हाइड्रोजन NMR हमेशा अप फील्ड में बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन NMR, और कार्बन NMR हमेशा ही डाउन फील्ड में बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू HNMR, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर्ड साफ कर देते हैं पहले। चलिए C13 NMR के लिए केमिकल शिफ्ट वाले वैल्यू हम अगली क्लास में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। आज हमारा प्राइम जो वर्क है वो ये है कि हम लोग हमेशा से, जैसे हमने H1 NMR में देखा था ना, पहले हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ सिग्नल, उसके बाद मैंने केमिकल शिफ्ट वाले बताए थे। तो यहाँ भी वही काम करूँगा मैं। आज मैं पहले आपको इसके नंबर ऑफ सिग्नल निकालना बताऊँगा। देखिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें अलग है, ठीक है, लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे। CH3 CH2 CH3, इसमें कार्बन के कितने सिग्नल होंगे, तो बोलोगे सर ये दोनों कार्बन एक टाइप का है, तो एक सिग्नल यहाँ से और एक सिग्नल यहाँ से, बोले वेरी गुड।
कितने आए C13 NMR सिग्नल की बात कर रहे हैं हम सर। 2 सिग्नल आएंगे सिर्फ कार्बन के टाइप के, उसको हाइड्रोजन की बात टाइप से मतलब नहीं है। CH3 CH2 CH2 CH3 कितने टाइप के भाई? तो सर ये दोनों एक टाइप के और ये दोनों एक टाइप के, तो फिर से 2 सिग्नल सर हमने। वेरी गुड। CH3 CH2X अब कितने टाइप के? तो बोलो सर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बिल्कुल, तो 2 सिग्नल। लेकिन अगर ये इथेन होता CH3 CH3 तो कितने सिग्नल? तो सर ये दोनों एक जैसे हैं कार्बन, तो 1 सिग्नल आता। अच्छा, CH3 CHX CH2 CH3 और कितने सिग्नल? बोलो सर देखो ना सर, आपने ही उस समय बताया कि नंबरिंग का सारा खेल होता है सर। इधर से नंबरिंग करेंगे कुछ और आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे कुछ और आएगा। इसका मतलब है सर कि ये अलग हो गया, इसका सिग्नल अलग आएगा, इसका अलग और इसका अलग आ गया, तो क्या हो गया? ठीक है, ये कायरल है बट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कायरल, हम कायरल की भी बात करेंगे, ये माना ये कायरल है, लेकिन कार्बन को क्या हो गया? ये कार्बन है चाहे ये कार्बन है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, कितने सिग्नल आ गए इसमें? 4 सिग्नल आ गया। ठीक है, CH3 CH2 CHX CH2 CH3 इसमें कितने सिग्नल आए? तो बोलो सर देखो ना, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों कार्बन एक जैसे, ये दोनों कार्बन एक जैसे और ये कार्बन एक, तो कितने सिग्नल हो गए सर? तो 3 सिग्नल। हम बोले वेरी गुड। और आगे बढ़िए। तो सर जैसे कि हमने एक क्या किया, हमने बेंजीन ले लिया, इसमें कितने सिग्नल आएंगे? बोले सर 1 सिग्नल आएगा, सभी कार्बन तो एक जैसा है ना, तो सभी कार्बन क्या हो गए? 1 आ गए, तो सिग्नल कितने हो गए? 1 आ गए। अच्छा चलिए बदलाव करते हैं थोड़ा, इसके इप्सो पोजीशन पे ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला। अब इसमें कितने होंगे? तो सर 1 कार्बन तो ये हो गया सर, 1 कार्बन ये हो गया सर इप्सो वाला, 2 ये ऑर्थो वाला एक टाइप हो गया, ये मेटा वाला एक टाइप हो गया और पैरा वाला एक टाइप हो गया, मतलब 1 2 3 4 और 1 5, तो कितने सिग्नल हो गए? 5। अरे भैया हमें हाइड्रोजन से क्या मतलब है, हम तो सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं कि कार्बन के सिग्नल कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 सिग्नल आ सकते हैं इसके। ये देखिए इसमें कितने सिग्नल आएंगे? तो भाई आपको तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर बीचों बीच कट रहा है, तो देखो ये और ये एक जैसे आ गए, ये और ये एक जैसे आ गए, और ये और ये और ये और ये एक जैसे आ गए। गौर से देखो, ये दोनों एक जैसा, 1 सिग्नल, ये दोनों एक जैसा, 1 सिग्नल, और ये और ये और ये और ये चारों एक जैसा, तो कितने एक और आ गए? तो कितने आ गए टोटल? 3 सिग्नल आ गए इसमें। आप चेक कर लीजिए कितने सिग्नल आ गए? 3 सिग्नल। आपने अपने ब्रेन को यूज़ कीजिए और समझिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको H1 NMR के टाइम में बता रखा था इस टाइप का एग्जाम्पल। देखिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी आप। चलिए इसको लेते हैं, इसमें कितने सिग्नल? बोलो सर बीच से काटो सर, आप कट गया मिरर टाइप से, 1 2 3 और 4। देखो ना बिल्कुल यूज़ करो ऐसे, इसके सामने ये बराबर, इसके सामने ये बराबर, इसके सामने ये बराबर, इसके सामने ये बराबर, तो कितने सिग्नल आ गए? 4। देखिए ऐसे क्या हो गया? 1 2 ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। गौर से देखिए ना, फिर समझिए, ये दोनों सामने सामने 1, ये दोनों सामने सामने 2, ये दोनों सामने सामने 3 और ये यहाँ 4 और 5, तो कितने सिग्नल हो गए आपके पास? 5 सिग्नल हो गए। देखिए CH3 और क्या हो गया? CH2 CH3। अब क्या हो गया भाई? 1 2 ऐसे कट रहा है, गौर से देखिए, 3 बराबर, 4 बराबर, 5 6 और ये 7, तो कितने सिग्नल हो गए? टोटल 7 सिग्नल। देखिए मतलब आपको टाइप ऑफ कार्बन देखने हैं भाई, सिंपल सी बात है। देखिए क्या हो गया? ये तीनों एक जैसे हो गए, एक और दूसरा तीसरा, लेकिन देखिए ये कट नहीं सकते, ये कहीं से नहीं काट सकते, तो ऊपर तक ही बराबर थे, तो एक 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 दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां, तो सभी अलग अलग टाइप के हो गए। जब स्ट्रक्चर बीचों बीच कट ही नहीं सकता, कोई सिमिलरिटी जैसे दिखी नहीं है, तो कोई किसी बराबर क्यों होगा भला? तो कितने हो गए? 9 टाइप हो गए। चलिए और देखिए, हम सिर्फ कार्बन NMR सिग्नल की बात कर रहे हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा अलग हो, गौर से देखिएगा। एक ही टाइप का एग्जांपल को थोड़ा बदल के आपको दिखाते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
देखिए ये जो हो गए, देखिए इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, गौर से देखिए इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसमें बस क्या है कि ये वाला कार्बन खाली है, जबकि इसमें इस वाले कार्बन पे ऊपर नीचे CH3, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ना 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ठीक है, नंबरिंग उधर से ही होगा, इसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आपको बस IUPAC नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो 2 पे क्लोरीन है और यहाँ 3 पे कुछ नहीं, यहाँ 3 पे डबल मिथाइल है। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर आपको ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने सिग्नल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 4, जबकि कायरल यहाँ भी है और कायरल यहाँ भी है। लेकिन यहाँ फंडा क्या होगा, देखो 1 2, ये तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि ये कार्बन से अगर आप हाइड कुछ निकालते हो, इस कार्बन का अलग देखो, अगर मान लो सपोज करो कि ये R है और इस कार्बन के लिए आप कुछ लगाते हो, तो ये मान लो कि ये भी R होता है। और अगर एक बार जब इसके लिए निकालोगे तो यानी कि अभी क्या बना है, आर आर का कॉम्बिनेशन बना है। और इस हाइड कार्बन के बदले अगर आपने इस कार्बन के लिए कुछ निकालने की कोशिश, तो ये एस बन जाएगा। तो किसका कॉम्बिनेशन आएगा, आर एस का कॉम्बिनेशन आएगा। और जैसे ही आर आर एस एस का कॉम्बिनेशन आएगा तो ये तो क्या, ये एनेंशियोमेरिक थोड़ी होगा, ये तो डायस्ट्रोटॉपिक हो जाएगा। और जैसे ही डायस्ट्रोटॉपिक और डायस्ट्रोसिमेट्रिक हुआ तो बस बात खत्म हो गई। उसके सिग्नल क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। मतलब इसका सिग्नल अलग आएगा। देखो ये कायरल हो चुका है, इसके रेफरेंस में ये आर हो सकता है, इसके रेफरेंस में ये एस हो सकता है, या इसके रेफरेंस में ये एस होगा, इसके रेफरेंस में ये आर होगा। तो यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या होगा, एसिमेट्रिक है। ठीक है, स्टीरियोसिमेट्रिक वाले ये क्या हो गया आपको, डायस्ट्रोट्रॉपिक वाले हैं कार्बन। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 और इसके लिए अलग से 5, इसके लिए अलग से 6। तो कितने सिग्नल आ गए टोटल, 6 सिग्नल आ गए। अब देखिए ना, बहुत साधारण सी बात है, इसमें ऐसा कुछ कोई तोप बारूद नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, यानी कि ये एक टाइप का कार्बन, ये एक टाइप का कार्बन, जबकि ये और ये तीनों एक टाइप का कार्बन। सोच के देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसा है ना, देखो तो ये और ये एक टाइप का कार्बन और ये एक टाइप का कार्बन। तो कितने सिग्नल आए, 2 सिग्नल आ गए। देखो ये एक टाइप का कार्बन, ये अगर इस स्ट्रक्चर को रियल में बना के देखो तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, पंखे की तरह। बीच से काट दो तो ये और ये एक जैसे, देखो ना, अगर यहाँ से आप काटोगे बीच से ऐसे करके तो कट जाएगा। जबकि ये और ये एक साइड है और तीनों आपस में बराबर है, ये और ये एक साइड है, तीनों आपस में बराबर। तो क्या हो गया, ये कॉर्नर वाला, ब्रिज वाला एक एक कार्बन आपस में बराबर, और ये आपस में, ये इसके सामने, ये देखो, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने और ये इसके सामने। तो क्या हो गया, इसके सामने ये तो एक, और ये सभी आपस में क्या है, देखो ये वाला ये वाला ये वाला बराबर है, उसके ठीक सामने वाला ये वाला ये वाला ये वाला बराबर है। तो कितने हुए टोटल, 2 टाइप के हो गए। ठीक है, अगर मेरे पास अभी मॉडल फिलहाल यहाँ होता तो मैं आपको दिखा देता, अदरवाइज मेरे पास के लिए मॉडल नहीं है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि इसको कट कर सकते हो, जबकि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, अब क्या हुआ, गौर से देखिए, इस स्ट्रक्चर को ऐसे काटा जा सकता है। देखो एक टाइप, दूसरा टाइप, और ये अगर बीच से कट जाएगा तो ये इसके साथ और ये इसके बराबर, ये चारों क्या हो गए, एक जैसे हो गए। तो 1 2 और ये चारों आपस में बराबर है, तो 3। तो देखिए इसमें कितने टाइप हो गए टोटल, तो ये टोटल 3 टाइप के हो गए। ठीक है, कितने टाइप के हो गए, ये आपको टोटल 3 टाइप के हो गए। और एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। देखिए जैसे कि, ध्यान दीजिएगा, देखिए इस टाइप का एग्जांपल है। तो कहाँ कहाँ कॉर्नर है, देखिए भाई, इसको बना के देखिए, ये 4 पोजीशन है जहाँ पर क्या हो गया, एक ही आपको 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सभी एक टाइप का हो गया सिग्नल। देखो, और बाकी सभी के बीच में एक एक कार्बन का खाली है, तो एक और सिग्नल। तो टोटल कितने सिग्नल आ गए, 2। देखो ना, एक यहाँ 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 एक मिले, और इसके बीच मिला के एक और मिले, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, क्या नाम है इसका, एडमिंटेन नाम है। क्या नाम है इसका, एडमिंटेन। बना के देखिएगा कभी। और एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब बोलो कितना है भाई, सर कुछ नहीं है खास। देखो ना सर, ये एक, ये दोनों, ये सब एक जैसे हैं, तो 2 और ये वाला 3, तो इसमें टोटल 3 है। हम लोग चलो थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं।
बोले सर कोई दिक्कत नहीं सर, 1, ठीक है, 2, 3 और 1 4, कितने हो गए? 4 हो गए। चलो थोड़ा चेंज और कर देते हैं, ये लो। अरे सर आपने तो बड़ा चेंज कर दिया, आपने स्ट्रक्चर को कट करने की पॉसिबिलिटी ही ख़त्म कर दी। मतलब स्ट्रक्चर में प्लेनर सिमेट्री, मतलब कोई सिमेट्री आ ही नहीं सकती है। ऐसे थोड़ी देखो, तो सोच के देखो स्ट्रक्चर को कैसे काटोगे। अब कोई किसी के बराबर नहीं कटेगा, सब अलग हो गए। 1 2 3 4 5 6 1 7। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आपकी नंबरिंग कहीं से भी अलग अलग टाइप से भी हो सकती थी। यहाँ से भी कर सकते, यहाँ से भी कर सकते, नंबरिंग सिमिलर आएगी। इसमें भी नंबरिंग यहाँ से भी करो, यहाँ से भी करो, सिमिलर आएगी। इसमें भी नंबरिंग यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, सिमिलर आएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। C डबल बॉन्ड हो यहाँ है, देखो यहाँ से जाओगे तो 1 के बगल में 2 पे ब्रिज कार्ड में मिलेगा, जब किधर जाओगे तो 1 2 3, देखो 1 2 3 पे मिलेगा ब्रिजेड, यहाँ 1 के बाद 2 पे ब्रिजेड मिला। तो स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी नहीं है ना, तो हमें क्या करना होगा? सबको गिनना होगा। तो कितने सिग्नल आ गए इसमें? 7 सिग्नल। चलो थोड़ा सा एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं हम। इसमें क्या होगा? सर यहाँ अब सिमिलैरिटी आ गई। अब सिमिलैरिटी ऐसे ऊपर से काटो, देखो तो यहाँ से ये भी 2 पे, यहाँ से ये भी 2 पे, यहाँ से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो ऐसे सब बराबर। तो इसका मतलब ये 1 2, ध्यान दो, 3 4 5, तो कितने सिग्नल आ गए? 5। सारा खेल नेमिंग का है, सारा खेल नंबरिंग का है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगले क्लास में इसको और अच्छे से जो होगा हम लोग इसके केमिकल शिफ्ट की बात करेंगे, और केमिकल शिफ्ट के बिहाफ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का पैटर्न सीखेंगे। और फिर से जो CSIR JAM का जो हमारा सीरीज है, ठीक है, जो रैंकर सीरीज है, उसमें हम लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।